सर, आप मिथिलांचल के माँ और बच्चों का प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और अभी जो कोरोना का दूसरा फेज चल रहा है उसके बाद जो बच्चों का के लिए सबसे जो तीसरा फेज है कोरोना का, वह बहुत ही हानिकारक है। उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर मिथिलेश, किलकारी हॉस्पिटल, बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। एक्चुअली अभी जो दूसरा वेव चल रहा है और जो तीसरा वेव का जो बात हो रही है वो एक गणितीय आंकड़ा है। बच्चों पे कितना इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये कहना तो मुश्किल है, बट जो पहला वेव था, जो फर्स्ट टाइम में जो कोरोना हुई थी सभी को, उसके बाद जो सेकेंड वेव आया है इसमें बच्चों को भी देखा गया कि काफ़ी इफ़ेक्ट आया है। लेस देन 12% आंकड़ा ऐसा आया है जिसमें कि देखा गया है कि बच्चे को भी इफ़ेक्ट किया है। अभी ये है कि तीसरे वेव में कितना इफ़ेक्ट करेगा यह तो एक गणितीय आंकड़ा है, बट लेकिन जैसे कि पहले वेव में सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि जो ओल्ड एज थे या जो 45 से पहले वाले थे, या अगर उसमें कोई इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी था या कोई स्टेरॉयड पे था या कोई डायबिटिक था, यानी इसको हम लोग मेडिकल साइंस के भाषा में इम्यूनो डिफिशिएंट डिजीज़ बोलते हैं, तो वैसे लोग थे उनको हुआ था। बट इस सेकेंड वेव में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हों या 20 ईयर्स के हैं, 25 ईयर के हैं, 30 ईयर के हैं, हुआ ही नहीं, इसमें कैजुअलिटी भी हुए हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर की भी डेथ हुई है और जो हॉस्पिटल में सिस्टर ब्रदर काम करते हैं उसकी भी डेथ हुई है। एक्चुअली ये जो कोरोना है अब कैसे फैलता है बच्चों में, ये मेनली बच्चों में जो फैलता है यह अपने फैमिली मेम्बर किसी एडल्ट के द्वारा फैलता है, या हो सकता है कि ये जो मेनली ये 3 तरह से ट्रांसमिशन होता है। कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, उसके बाद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मतलब हुआ कि हम जैसे बात कर रहे हैं, छोटे छोटे ये ड्रॉपलेट होते हैं जो आपस में एयर में जाते हैं और वो इन्फेक्ट कर देते हैं। तीसरा हो गया एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब आपको पता नहीं चलेगा लेकिन एयर में होता है, हालांकि इसका पूरा संपूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि मतलब ये ऑथेंटिसिटी है ये तो नहीं बोला जा सकता, बट इस साल ऐसा लगता है कि एयरबॉर्न भी है। सबसे बड़ी बात है कि अब इस चीज़ को अब कैसे रोका जा सकता है, ये अगर इस तरह से फैलता है तो सबसे पहले है कि आप मास्क लगाना ज़रूरी है। अब मास्क के लिए क्या है कि 3 साल से छोटे बच्चे को आप मास्क नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसमें डर रहता है, वो बच्चा बताएगा नहीं, अगर सांस रुक जाएगी तो बच्चा बताएगा नहीं। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो क्लीन सरफेसेस हैं, आपको बार बार सरफेस को क्लीन करना पड़ता है। और जैसे कि आजकल देखते होंगे आप लोग कि शादी विवाह का टाइम आ गया है, ओवर क्राउडिंग है, तो इससे अपने भी बचें और बच्चे को भी बचाएं। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो आपको जाना शादी विवाह में तो आप जाएं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे को नहीं ले जाएं, जिसके कारण क्या होगा, बच्चों में कम से कम इन्फेक्शन की संभावना होगी। तो इसका सर जो अभी कोरोना है का तीसरा फेज आने वाला है, तो इसका लक्षण क्या है और उसका बचाव क्या है? हाँ, बच्चों में जो लक्षण है सबसे बड़ी बात है इसमें फीवर आना, जिसको बुखार, गले में खराश होना, सर्दी खांसी होना। कुछ बच्चों में क्या हो रहा है आजकल की डायरिया होता है, यानी लूज स्टूल, जिसको अपने तरफ पेट से पानी जाना बोलते हैं, पेट में दर्द करना, और कुछ बच्चों में स्किन में रैशेस भी आना शुरू हो गया है। तो ये मेन लक्षण हो गया है कि बुखार, सर्दी खांसी और पेट का प्रॉब्लम आती है। ये 4-5 लक्षण जो है मेन लक्षण है। अब इसमें क्या है कि अभी इसका कोर्स और कॉम्प्लिकेशन का पूरा पता नहीं है कि किस तरह ये होता है, बट ये मेन लक्षण यही है। सर, जो घर के पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, माता पिता, उसको क्या करना चाहिए इसके लिए? हाँ, देखिए एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि लक्षण इसमें क्या क्या होती है। इसमें 3 तरह के मेन सिम्टम होता है। एक सिंपल माइल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, 3 केसेस होते हैं। माइल्ड में हो गया जैसे सर्दी खांसी हो गया, आपको कफ हो गया, थोड़ा सा नाक से पानी आना हो गया, डायरिया टाइप का हो गया, यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको आप घर पे जैसे पैरासीटामोल हो गया
या कुछ वार्म, जो बड़े बच्चे हैं, ओल्डर बच्चे हैं, गर्म पानी से गरारा करा दिए, या अगर कुछ हनी, जैसे कफ कोल्ड के लिए कुछ हनी भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे छोटे बच्चे में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो उसमें एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, अदरवाइज एंटीबायोटिक का ज़्यादा रोल इसमें नहीं होता है। हाँ, लेकिन माता पिता को लक्षण पहचानने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि उनको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर बच्चा का एक पेपर लेना चाहिए, उस पर दिन भर में हमको देखना चाहिए कि जैसे कि आज का तारीख डालना चाहिए, कितने हर एक 6-6 घंटे पे बुखार का, तापमान का लिखना चाहिए कि अगर 100 से ऊपर बुखार है तो कितने बार बुखार आया, और सांस लेने की गति क्या है। तो एक पेपर पे आपको नोट डाउन करते रहना है दिन भर में 3 से 4 बार। उसके बाद क्या है, देखना है कि ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आजकल हर जगह मिलता है, ये देखना है कि उसका पल्स ऑक्सीमीटर में कितना सेचुरेशन आ रहा है। 94 से नीचे है तब तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज आप देखते रहना है कि क्या है नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा डिपेंड करता है एज पे। अब इसकी सांस की गति क्या है, अगर सपोज 2 महीने से छोटा बच्चा है तो उसका सांस की गति जो नॉर्मल होनी चाहिए वो 60 से नीचे, 60 से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद अगर 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक के अगर बच्चे हैं तो उससे 50 से अगर ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है। इसी तरह से अगर 1 से 5 साल का है बच्चा, अगर 40 से ज़्यादा सांस की गति है तो समझिए कि फिर दिक्कत है। फिर इसी तरह से अगर 3 साल, अगर मान लीजिए कि 5 साल से ऊपर है तो इसमें अगर 30 से ऊपर है अगर सांस की गति, तो उस समझिए कि दिक्कत है बच्चे को। तो ऐसे कंडीशन में फिर डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में कैसे देखेंगे, तो एक तो हो गया कि सांस की गति, दूसरा हो गया कि जब बच्चा सांस लेगा तो नाक देखेंगे कि नाक सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, इस तरह से सांस की ये होगा, नेजल फ्लेयरिंग इसको बोलते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे जब बच्चा बहुत तेज़ी से सांस लेता है तो यहाँ पे चेस्ट के पास गड्ढा आ जाता है, तो अगर इस तरह का है तो ये सब मॉडरेट सिम्पटम। तब ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर सीवियर कंडीशन आ जाता है, जैसे कि अगर SpO2 94, 90 से नीचे आ जाता है, या बच्चा नीला पड़ने लगता है, या बच्चे की सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर दिक्कत आती है। ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएं। और पेरेंट्स को 4 काम करना होता है। सबसे पहला जो टेम्परेचर का और रेस्पिरेटरी रेट, ये आपको मॉनिटरिंग करना है। दूसरी बात है ऑक्सीजन का लेवल देखना है। तीसरी बात है कि डॉक्टर से हम संपर्क कब करें। अगर बच्चा आपको लग रहा है, जो मैंने बताया कि सांस की गति, उस पर ध्यान देना है कि एज के हिसाब से बच्चे की सांस की गति क्या है। दूसरी बात है कि बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा डिहाइड्रेट हो गया हो, या काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ गया हो, या यूरिन आउटपुट कम हो गया हो, या दूध लेना या खाना पीना बंद कर दिया हो। तो ऐसी अगर स्थिति है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर माइल्ड केस है, सिंपल सर्दी खांसी है, तो घर में ही इलाज करा सकते हैं, घर में ही पैरासीटामोल ले सकते हैं और घर पे ही रहना है, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बार बार बच्चों को सिखाएं हाथ कैसे धोया जाता है, बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग खुद करें, बच्चे को भी सिखाएं कि मास्क का प्रयोग कैसे किया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा अभी 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, लॉकडाउन जो है काफ़ी अच्छा स्टेप है सरकार का। एक्चुअली होता क्या कि जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा वो म्यूटेशन का चांस उतना ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा फैलने की संभावना होती है। तो लॉकडाउन क्या होता है, चेन तोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा हथकंडे हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। आजकल शादी विवाह का बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ही आवश्यकता है तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, हमेशा 2 गज की दूरी रखें और अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें।